वेलकम बैक। और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट ऑप्टिक्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था बच्चों, प्लेन मिरर का डिस्कशन हो गया था, मतलब रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, और उसके बाद हम लोग कर्व सर्फेसेस पे आएंगे। तो पहले सारे प्लेन सर्फेसेस के हम लोग जो पूरे ऑप्टिक्स को कैटेगराइज करेंगे, और जितने प्लेन सर्फेसेस से स्टडी है उसको पहले स्टडी करेंगे, और जो कर्व सर्फेसेस है उसको बाद में स्टडी करेंगे। ठीक, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि प्लेन सर्फेसेस में किसी साइन कन्वेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कर्व सर्फेसेस में साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन वाला पूरा पार्ट हम एक तरफ कर देंगे। ठीक है, हम लोग के बुक्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जैसे वो रिफ्लेक्शन एक साथ डील कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर एक साथ, और रिफ्रैक्शन का पार्ट प्लेन और कॉनकेव, प्लेन और कर्व सर्फेसेस, और है ना, ये अलग, और लेंसेज वाला सेक्शन अलग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे साइन कन्वेंशन के बेसिस पे, तो थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है, पढ़ना वही है आगे पीछे। ठीक, तो अभी हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेस। अच्छा, रिफ्रैक्शन की बात, रिफ्रैक्शन को डिफाइन करने से पहले या रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो इस डेफिनेशन को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये वर्ड बार बार आने वाला है। तो पहले है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू से डिनोट करेंगे। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग जो सिंबल यूज़ करेंगे वो म्यू। बुक्स वगैरह में कई बार सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एन भी यूज़ किया जाता है। ठीक, तो एन लिखें या म्यू लिखें, ठीक, वो कोई भी आप लिखें, दोनों चलेगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो किसी मीडियम का हमेशा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और पहली बात मैं कर रहा हूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये कि अगर कोई मीडियम आपके पास है, ये मीडियम, ठीक, ये मीडियम, और इस मीडियम का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। ठीक, तो यहां पर अगर वैक्यूम है, ये हमारा मीडियम है, जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना चाहते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम में लाइट की जो वेलोसिटी होती है ऑब्वियसली सी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये वैक्यूम में लाइट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी चलता है, और ये इस यूनिवर्स में मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है। इससे ज़्यादा वेलोसिटी किसी भी वेव या पार्टिकल की यूनिवर्स में नहीं हो सकती सी से ज़्यादा। ठीक, तो वैक्यूम में वेलोसिटी वी सी है, और जैसे ही रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में आएगा, अब वो मीडियम चाहे ग्लास हो, वाटर हो, ठीक, कोई सा भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, तो जैसे ही वो मीडियम में आएगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, और मान लीजिए मीडियम में आने पर उसकी वेलोसिटी वी हो गई। तो इस मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसे म्यू से डिनोट करेंगे, तो दिस म्यू इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सी बाई वी। ठीक, रेशियो ऑफ सी बाई वी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये रेशियो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ऊपर हमेशा वैक्यूम में ही वैक्यूम की वेलोसिटी ही ऊपर रखनी है, और नीचे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसकी वेलोसिटी नीचे लिखनी है। ठीक है, सी बाई वी का रेशियो। और यहाँ पर एक बात साफ आपको दिख पा रही है कि v की वैल्यू c से कम होगी, क्योंकि c से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता वैल्यू। इसका मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू होगी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल भी हो सकता है अगर नीचे भी c, मतलब अगर ये मीडियम वैक्यूम हो जाए, मतलब अगर वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो वो 1 हो जाएगा, और बाकी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई वी। ठीक है, तो वैक्यूम की वेलोसिटी ऊपर ही रहेगी, ठीक है, सी, और मीडियम का नीचे, और मीडियम की वेलोसिटी, मीडियम में लाइट की वेलोसिटी जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे मीडियम डेंसर है, और वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो हम कहेंगे वो रेयरर मीडियम है। ठीक है ना। तो और इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि म्यू इज इक्वल्स टू, ठीक, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, वेवलेंथ वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इसीलिए पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि लाइट का कलर ऑफ द लाइट इज डिसाइडेड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी,
वेवलेंथ से नहीं डिसाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर वेलोसिटी बात करें तो वैक्यूम में अगर वेवलेंथ लैम्डा नॉट है और मीडियम में वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा है, ठीक। देखिए वेलोसिटी चेंज हो जाएगा मीडियम बदलते ही, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक। और ये आप जानते हैं कि जो वेव वेलोसिटी होता है वो फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ठीक। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो जहां वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहीं लाइट का वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा। तो लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगा? वैक्यूम में। और किसी मीडियम में जाने पर लाइट का जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा नॉट का मतलब वेवलेंथ इन वैक्यूम, एंड फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ इन द गिवन मीडियम, एफ कैंसिल। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर वेवलेंथ इन दैट मीडियम, ठीक। तो लैम्डा नॉट बाई लैम्डा या सी बाई वी, ठीक है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेस नहीं हो सकती, कभी 1 से कम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा ही होगा। अच्छा, कुछ मीडियम्स का कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं बार बार, तो वो ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कभी ग्लास आ जाता है, ग्लास, ठीक, कुछ मीडियम्स फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक एवरेज तौर पे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता हो, ठीक। अगर ग्लास है तो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 या 1.5 यूज़ करेंगे, ठीक। तो अगर कहीं ग्लास दिया जाता है और आपको ज़रूरत है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मेंशन नहीं है तो ग्लास का स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मान के हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। और अगर वाटर की बात करें तो वाटर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दिस इज 4/3 और 4/3 मीन्स 1.33, ठीक है। इन दो मीडियम्स का आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई और मीडियम है तो वो आपको बताया जाएगा, उसके लिए आपको पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ग्लास और वाटर ये दो स्टैंडर्ड सिचुएशंस हैं, तो इनका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखिएगा कि एवरेज तौर पे हम इतना मानते हैं, ठीक। हालांकि ग्लास भी अलग अलग तरह के होते हैं, क्राउन ग्लास होता है उसका अलग है, फ्लिंट ग्लास से अलग है, ठीक है। हाँ, लेकिन एवरेज तौर पर अगर बात हो रही है, सिर्फ ग्लास लिखा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट 1.5 और वाटर का 1.33। तो ये तो बात हुई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक। एक दूसरा वर्ड साथ में आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जैसे एक मीडियम ये है, ये मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है, और इसके आगे ये दूसरा मीडियम है, ये सेकंड मीडियम, ठीक है। फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, और रे ऑफ लाइट इसमें जब ट्रेवल कर रहा है तो वेलोसिटी v1 है, और जैसे ही रे ऑफ लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में गया तो वेलोसिटी v2 हो गई, ठीक है। v1 v2, ठीक। अब अगर ये कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए म्यू जब लिखा है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है, और जब उसके नीचे दो सबस्क्रिप्ट लग जाए, अगर सिर्फ एक ही लगा हुआ है, जैसे अगर कोई लिखता है कि μ1, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फर्स्ट मीडियम का, ठीक, एक ही सबस्क्रिप्ट है। और एब्सोल्यूट मैंने अभी आपको बताया, ऊपर हमेशा c रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे पहले मीडियम का एब्सोल्यूट चाहिए तो उसकी वेलोसिटी, पहले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। और अगर μ2 मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का चाहिए तो c/v2, ठीक। यहाँ पर जरा ध्यान दो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, या इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं μ/1, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसी को आप देखिए ऐसे लिखेंगे v1/v2, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसका मतलब v1/v2, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान देना है, अगर यही पहला मीडियम वैक्यूम हो जाता है, पहला मीडियम अगर वैक्यूम हो जाता है तब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वह एब्सोल्यूट होता है, ठीक। जैसे ये एब्सोल्यूट में आप ध्यान दीजिए, जो मैंने बताया कि एब्सोल्यूट में पहला मीडियम वैक्यूम है, ठीक, और फिर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव, मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक, यही ना यहाँ पर।
तो यहाँ पे देखिए, जब आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है तो पहला मीडियम वैक्यूम है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर रखी है, और ये जो जिसमें लाइट बाद में जा रहा है उसकी वेलोसिटी नीचे लिखी है। सेम यहाँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी ध्यान दीजिए, ठीक। अगर सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट चाहिए, ठीक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं μ21, तो फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी ऊपर और सेकंड का नीचे, और यही फर्स्ट मीडियम अगर वैक्यूम हो जाएगा तो हम बोलेंगे ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम हो जाएगा, ठीक है। ठीक, बात वही है v1/v2, ठीक। और यहाँ पर देखिए v1/v2 का मतलब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ μ1/μ2 को, ठीक, सॉरी μ2/μ1 को डिवाइड करूँ तो c कैंसिल हो जाएगा और c कैंसिल हो जाएगा, और ये v1/v2 हो जाएगा। इसका मतलब μ21 इज इक्वल्स टू ये v1/v2 लिख सकते हो, या इसी को μ2/μ1 लिख सकते हो। देखिए इन दोनों का रेशियो μ2 और μ1 का रेशियो आप करेंगे c कैंसिल हो जाएगा और यही आ जाएगा v1/v2, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब velocity of light in first medium upon velocity of light in second medium, या absolute refractive index of second medium over absolute refractive index of first medium, ऐसे, ठीक। और यहाँ देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा, वो डिपेंड करेगा कि लाइट की वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा है। अगर इसमें ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 1 आएगा रिलेटिव, और अगर इसमें कम है वेलोसिटी, इसमें ज़्यादा है तो लेस देन 1 भी आ सकता है, ठीक। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेस नहीं हो सकती, ठीक। तो ये ध्यान देना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। μ21 मीन्स μ2/μ1, ठीक है। और अगर कोई बोलता है कि μ12 क्या होगा, तो μ12 का मतलब μ1/μ2, और वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो v2/v1। फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, मतलब रे ऑफ लाइट इधर से आएगा, सेकंड से फर्स्ट में जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, ठीक। तो अगर कोई एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। इसकी ज़रूरत हमें है रिफ्रैक्शन डिस्कस करते समय। तो हम लोगों ने अभी हेडिंग डाला कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस हम बात करना चाहते हैं। तो रिफ्रैक्शन पे आने से पहले ये वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी हमें दिखती है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात, ठीक। तो देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। अगर ये एक सर्फेस है और ये दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, ठीक, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, मीडियम 2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। तो एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है और ये दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है। और अगर रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होता है तो रे ऑफ लाइट अगर एक मीडियम से आया, ठीक, और रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट हो जाता है, ठीक। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट, है ना, फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए कि एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें हम, ये नॉर्मल, ठीक। और यहाँ देखिए रे ऑफ लाइट जब फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जाएगा तो ये सीधा अपने पाथ को फॉलो नहीं करेगा बल्कि अपने पाथ से मुड़ जाएगा, ठीक, जैसे ऐसे मुड़ गया, ठीक है। अब ये देखिए अगर इसका पाथ ऐसे था, ठीक, और इधर मुड़ गया तो हम कहेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, उधर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बच्चों रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये हुई, क्या डेफिनेशन हुई, व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters from one medium to another, it deviates from its straight line path, ठीक। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। और अगर रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है और वापस उसी मीडियम में लौट जाता है तो ये रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी क्योंकि मीडियम नहीं चेंज हुआ, ठीक है, और वेवलेंथ नहीं चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हो गया तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक, वेवलेंथ चेंज हो जाता है लाइट का लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक। रिफ्रैक्शन के रूल्स क्या हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए एंगल का मेजरमेंट फिर कहाँ से, जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होगा वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसी को आप नॉर्मल बोलेंगे। तो एंगल का मेजरमेंट मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ ऑप्टिक्स में
कि एंगल का मेजरमेंट, वो चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, हमेशा नॉर्मल से ही मेजर करना है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल से ही देखिए, ये रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। अब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये, ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहली चीज़ तो ये कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। जैसे ये अभी बोर्ड के प्लेन में दिख रहा है, प्लेन से बाहर नहीं हो सकता, ठीक। यही रिफ्लेक्शन में भी होता था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरी चीज़ कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये स्नेल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक। ये बात ध्यान देना है कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो हम हमेशा स्नेल्स लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है? तो स्टूडेंट स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ ये कहता है, जैसे स्नेल्स लॉ को अलग अलग फॉर्म में लोग लिखते हैं। अब कुछ लोग लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है ना। लेकिन स्नेल ने क्या बताया? जब ऐसे लिखा जाता है, देखिए कि अक्सर लोग ऐसे लिखते हैं और ऐसे ही नॉर्मली जैसे बुक में जो रिप्रेजेंटेशन होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही है ये, ठीक। लेकिन आपको ध्यान रखना है स्नेल्स लॉ को जनरल फॉर्म में वैसे जैसे कि लॉ को स्नेल ने बताया, ठीक। ऐसे स्नेल्स लॉ याद रखने पर लिखा बिल्कुल सही है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने पर ऐसा लगता है कि स्नेल्स लॉ आप किसी पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है तो साइन आई बाई साइन आर म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक। लेकिन स्नेल्स लॉ को थोड़ा जनरल फॉर्म में याद रखिए और हम आगे वैसे ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो स्नेल्स ने क्या बताया? स्नेल ने ये बताया कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और रे ऑफ लाइट नॉर्मल से उस मीडियम में जो एंगल बनाता है उसका साइन, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। क्या बताया स्नेल ने? इस फॉर्म में याद रखिएगा, ऐसे ही हम आगे यूज करने वाले हैं। अभी स्नेल्स लॉ प्लेन सरफेस में, कर्व सरफेस में, अभी प्रिज्म में हम लोग बार बार अप्लाई करेंगे, तो इसलिए स्नेल्स लॉ में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए और वो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। सिंपल सा तरीका है, बस ये है कि कैसे याद करते हैं, मतलब चीज़ को अगर आपने सही तरीके से पकड़ा तो फिर वो सिंपल है, ठीक। लेकिन अगर आप जो बेसिक आइडिया है उसको अगर आप गलत तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं तो ही परेशानी बढ़ती, ठीक। तो यहाँ पर आप ज़रा ध्यान दीजिए, क्या होगा कि स्नेल्स लॉ का मतलब कि स्नेल ने ये बताया कि म्यू इंटू साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। म्यू और साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक। मतलब किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रे ऑफ लाइट उस मीडियम में नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसका साइन थीटा, म्यू साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक। जैसे देखो अब रे ऑफ लाइट इसमें आ रहा है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू वन, और इसमें रे ऑफ लाइट नॉर्मल से एंगल कितना बना रहा है? आई, तो साइन आई ये इक्वल होगा किसके? अब रे ऑफ लाइट जब दूसरे मीडियम में गया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू और उसमें साइन आर, ठीक। तो म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है म्यू टू बाई म्यू वन बाई म्यू टू क्या लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए उसी मीडियम का एंगल यहाँ साइन लगा के लिखना है। तो म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक। ये स्नेल का ओरिजिनल फॉर्म था, ठीक, ये बताया। और इसको देख के समझ में आ रहा है कि आप स्नेल्स लॉ चाहें तो एक साथ कई मीडियम्स में साइमल्टेनियसली भी अप्लाई कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। कई मीडियम्स में आप साइमल्टेनियसली भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारा रे ऑफ लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में गया और सेकंड से ये थर्ड मीडियम में गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री है, और यहाँ पे देखिए जो रे ऑफ लाइट है यहाँ से आया और नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ और रे ऑफ लाइट मान लीजिए ऐसे मुड़ गया, ठीक। और ये देखिए इसमें एंगल अगर ये ई है, ठीक, तो यहाँ देखिए फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम, थर्ड, तो आप चाहें तो स्नेल्स लॉ को साइमल्टेनियसली सारे मीडियम्स में एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिखने पर थोड़ा सा लगता है कि जैसे आप किसी पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, लिखा सही है, लेकिन आप हमेशा ऐसे अप्लाई करेंगे और ये थोड़ा सा ब्रॉड सेंस देता है स्नेल्स लॉ को, ठीक। अब एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें म्यू वन इंटू साइन आई
ठीक है, जितना होगा उतना ही म्यू 2 इंटू साइन आर होगा, उतना ही म्यू 3, अब इसी को लिख सकते हैं म्यू 3 इंटू साइन ई होगा। ठीक ठीक, तो जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रे ऑफ लाइट नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है उसका साइन, इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर चौथे मीडियम में जाए, पांचवें मीडियम में जाए, तो आप सब में एक साथ लगा सकते हैं। मतलब आप स्नेल्स लॉ चाहें तो आप एक साथ सभी मीडियम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप स्नेल्स लॉ फर्स्ट मीडियम थर्ड मीडियम में सीधा लगा सकते हैं, सेकेंड छोड़कर। ऐसे भी तो लिख सकते हो म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 3 इंटू साइन ई। ठीक, तो ऐसे अगर कई मीडियम्स हैं तो आप एक मीडियम से सीधे, है ना, किसी और मीडियम में डायरेक्ट स्नेल्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन जेई में पूछा गया था और वो सिंपल इसी बात पे था। ठीक, कई बार क्वेश्चन जेई पे आया ये स्नेल्स लॉ के एप्लीकेशन पे कि आप स्नेल्स लॉ को सही तरह से अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। तो एक सीधा सा ये था कि कुछ मीडियम्स दिए हुए थे, जैसे ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये थर्ड मीडियम है। ठीक, यहाँ म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका म्यू 2, इसका म्यू 3, इसका म्यू 4, इसका म्यू 5। ठीक है, ठीक, 5 डिफरेंट मीडियम्स हैं और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं। ठीक, और क्वेश्चन ये प्रोवाइडेड था कि एक रे ऑफ लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में इंटर करता है। ठीक, तो फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर सेकंड में कुछ देर चलने के बाद थर्ड में जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम चेंज हुआ मतलब रिफ्रैक्शन होगा, और फिर रिफ्रैक्शन होगा थर्ड से फोर्थ में, फिर रिफ्रैक्शन होगा फिफ्थ में। ठीक है, और फाइनली रे ऑफ लाइट फिफ्थ मीडियम में आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन ये था कि रे ऑफ लाइट जो फर्स्ट मीडियम से आ रहा है और जब ये फिफ्थ मीडियम में इमर्ज कर रहा है तो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे पैरेलल है। ठीक, क्वेश्चन क्या प्रोवाइडर था, 5 डिफरेंट मीडियम से ऐसे फिगर दिया था और एक रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है और कई बार उसका रिफ्रैक्शन हुआ और जब वो फाइनली इमर्ज कर रहा है फिफ्थ मीडियम में तो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। ठीक, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं इनमें क्या रिलेशन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, चॉइसेस गिवन थी कि क्या होगा, सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इक्वल होंगे। ठीक, या फिर म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 इक्वल होगा, या ये दो इक्वल होंगे, ऐसे डिफरेंट चॉइसेस दिए थे। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब एक तो ये कि आप पूरा रे डायग्राम बनाना शुरू करें कि यहाँ रिफ्रैक्शन कराएं, फिर यहाँ कराएं, फिर यहाँ कराएं, और फिर स्नेल्स लॉ जो नॉर्मल तरीका की साइन आई वैसे यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, और बार बार लिखें स्नेल्स लॉ को 1 2 3 4 बार लगाएं, और 4 बार लगाने के बाद आप रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। लेकिन बात को उलझाना नहीं था, सीधा रखना है, स्नेल्स लॉ को उसके जनरल फॉर्म में याद रखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ और यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ तो देखिए इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल गिवन था, तो इंसिडेंट इमर्जेंट के अगर पैरेलल है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, थीटा। ठीक, और मैं सीधे स्नेल्स लगा दूँ फर्स्ट और फिफ्थ मीडियम में, तो म्यू 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू 5 इंटू साइन थीटा। ठीक, और यहाँ देखिए साइन थीटा सेम, इसका मतलब म्यू 1 इज इक्वल्स टू म्यू 5। ठीक, इसका मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिफ्थ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। ठीक, और एग्जैक्टली अगर इक्वल होगा, ठीक है, तो इंसिडेंट और इमर्जेंट पैरेलल होंगे। इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, ये इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस कंडीशन ये दोनों इक्वल होंगे तो इंसिडेंट इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाएगा। तो आपने पूरा रे डायग्राम बनाने के बजाय सीधे स्नेल्स लॉ को फर्स्ट से लास्ट मीडियम में अप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, और आगे हम लोग स्नेल्स लॉ को बिल्कुल इसी तरह से यूज करेंगे, म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, हाँ, और जहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है आपको। ठीक, जैसे अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि एक मीडियम है, एक सरफेस है, और ये दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, म्यू 1 और म्यू 2। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ। ठीक है, इतनी बात तो बच्चों नॉर्मली पता है आपको कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है, रेयरर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, डेंसर जिसका ज़्यादा हो, तो रेयरर से डेंसर में जाता है तो रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, चलिए अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि दो मीडियम से म्यू 1 और म्यू 2। ठीक, और एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, और जब ये रे ऑफ लाइट सरफेस पे इंसिडेंट हुआ तो उसका पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ और पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक, मतलब इस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में चला गया, मतलब रिफ्लेक्शन भी हुआ और रिफ्रैक्शन भी हुआ। ठीक है, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल अगर रिफ्रैक्शन हुआ
तो आपको ये बताना है, ये पहले सबसे पहला काम तो नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम्स, देयर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर μ1 एंड μ2, ठीक। If reflected and refracted rays are mutually perpendicular to each other, then find the angle of incidence, ठीक। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये गिवन है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे और यहाँ से एक रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक, तो आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और बच्चों यही आगे जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो पोलराइजेशन पढ़ेंगे, और यही ब्रूस्टर्स लॉ होता है कि अगर एक अनपोलराइज लाइट ऐसे इंसिडेंट हो कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसे में जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ये पूरी तरह से पोलराइज्ड हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रे ये पूरी तरह से पोलराइज्ड हो जाएगा, ठीक, और रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड हो जाता है। ब्रूस्टर्स लॉ है, ठीक। तो लॉ से रिलेटेड है तो बड़ा कॉमन सी बात है ना, तो ये आगे वहाँ भी आप देखेंगे, ठीक, तो इसलिए अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ देखिए क्या है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रेज अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्या होगा, ठीक। तो क्या करना है, जिस रे का रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ रिफ्लेक्शन का लॉ लगा दीजिए, रिफ्लेक्शन का लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, और जिसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक, उसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे। जहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ है ना। तो देखिए ये आई है तो ये आई होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल, और ये रिफ्रैक्टेड रे है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक, ये बना दिया मैंने। अच्छा, रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो हो गया, अब स्नेल्स लॉ लगाना है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ऐसे लिखेंगे μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर, ठीक है। μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। निकालना क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई निकालना है, तो आर की वैल्यू, तो यहाँ पर ज़रा देखो ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया पूरा 180 होगा, ये 90 गिवन है आपको, ये 90 है और ये 90 है, तो आई प्लस आर मस्ट बी इक्वल टू 90, और आई प्लस आर 90 होगा तो आर की वैल्यू 90 माइनस आई हो जाएगी, ठीक है। और आर की वैल्यू 90 माइनस आई लिखेंगे तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन 90 माइनस आई, और साइन 90 माइनस आई इज कॉस आई, ठीक। साइन आई अपॉन कॉस आई, यहाँ देख रहे हैं आर की वैल्यू 90 माइनस आई लिखेंगे तो साइन 90 माइनस आई कॉस आई, और ये आ गया साइन आई अपॉन कॉस आई टैन आई, और टैन आई इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, और आई अगर पूछ रहा है तो आप लिख सकते हैं टैन इनवर्स μ2 ओवर μ1, ठीक। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। और आगे जब आप पोलराइजेशन पढ़ेंगे तो ब्रूस्टर्स लॉ में इसी चीज़ को पढ़ेंगे, और इसी एंगल को तब पोलराइजिंग एंगल बोला जाएगा, ठीक है। कितने एंगल पर लाइट पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक। तो ये हम लोग डिस्कशन अभी कर रहे थे कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, अगर कोई प्लेन सरफेस है और उससे अगर रिफ्रैक्शन की बात हम लोग करते हैं, ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगाना है, ठीक है। और स्नेल्स लॉ लगाना है तो थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान लेना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने डिफाइन कर दिया, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ को बस बेसिक फॉर्म में पकड़ के रखिए कि स्नेल्स लॉ हमेशा बेसिक फॉर्म में हम ऐसे ही लगाएंगे जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। प्लेन सर्फेसेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो इसका जो सबसे अच्छा और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है प्रिज्म का केस। प्रिज्म में भी सर्फेसेस प्लेन होते हैं और रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के थ्रू प्रिज्म में जाता है, ठीक। तो रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेस प्रिज्म, और प्रिज्म में दो फिनोमेनाज होते हैं, एक डेविएशन और दूसरा डिस्पर्शन, ठीक है। और इन पर जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जरूर आता है एग्जाम में, है ना, रे ऑप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं उसको हम लोग प्रिज्म। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग प्रिज्म का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद प्रिज्म में डेविएशन और डिस्पर्शन, और उसके बाद हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आएंगे और फिर कर्व सर्फेसेस की बात करेंगे। थैंक यू।
है।